गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपके सोशल साइंस की भूगोल की किताब का पहला पार्ट पढ़ रहे थे, संसाधन एवं विकास। आज हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, दैट मीन्स लैंड क्लासिफिकेशन एंड लैंड कंजर्वेशन। यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं लैंड को कंजर्व करने के लिए। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों में कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। अब लैंड रिसोर्स जो है वो हमारे लिए भी है, हमारे बाद जो आएंगे उनके लिए भी है, और हमसे पहले जो थे उनके लिए भी। ऑलमोस्ट हमारी बेसिक नीड्स जितनी भी होती हैं पर डे की, वो सभी डिपेंडेंट होती ऑन द लैंड। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकरण है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन के भी भूमि से निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाई है। अब आगे क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रासिंग, माइनिंग, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, लैंड को डिस्ट्रॉय करती हैं, डिस्ट्रक्शंस करती हैं। तो पर्टिकुलर 13 करोड़ हेक्टेयर में से 28% जो है वो तो फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है, और 56 जो है उस पर क्या है, जल है, और बाकी पे क्या है, एसिडिक है और बेसिक है। तो कुल मिला के जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो ओवरग्रासिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, जंगल को काटना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो कहीं ना कहीं सारी लैंड को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, और साथ ही साथ हमारी लाइफ को भी करती है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतक भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता, क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़िया मृदा को सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। हम यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब माइनिंग की जाती है तो बहुत सारा जो डेस्पायर्स होता है, दैट मीन्स उनके गड्ढे वगैरह जो हैं वो ऐसे कैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शंस होता है लैंड का। और कई जो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, फॉरेस्ट में ओवरग्रासिंग या डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी डिस्ट्रक्शंस होता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन करें किसी मिट्टी पे तो भी लैंड डिग्रेडेशन होगा, और फिर क्या बढ़ जाएगी, जो अमाउंट ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर है वो बढ़ जाएगा। चूना वगैरह भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब इंडस्ट्रियल एरिया से भी जो वाटर वगैरह निकलता है वो डायरेक्ट ही क्या कर दिया जाता है, एक्सप्लोड कर दिया जाता है, जो कि वाटर पॉल्यूशन करता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन उसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बैटल, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने का प्रयोग किया से भी कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि से उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब अगर डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स बने होते हैं, दैट मीन्स रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, उन पे बुशीज़
लगाए जा सकते हैं, मतलब कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर उसको भी कवर कर दिया जा सकता है ताकि वो जो सैंड है वो हवा के द्वारा बहे ना। साथ ही साथ एफॉरेस्टेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर्टिकुलर बना देना चाहिए, ओवर ग्रासिंग ना हो, इसलिए कि ग्रासिंग एरिया कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक मदद करेंगी। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज निकलता है उसको भी डायरेक्ट डंप ना किया जाए। अब है मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। अब ये तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ये तो हम भी जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर बेसिस वो भी किस पे होती हैं, सॉइल की वजह से ही होती हैं। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीव तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावन जनक शैल अथवा संतर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। अब सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे, ये तो हम भी जानते हैं कि सॉइल को बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। कंटिन्यू वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से क्या बनती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ इसमें वेजिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है और क्लाइमेट का भी इस पर असर पड़ता है, तब जाके कई सालों में मिट्टी बन पाती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमन नदी और उपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन से महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब पर्टिकुलर जो जगह होती है वहाँ पे ह्यूमस होता है, दैट मीन्स जिसे हम खाद के नाम से हम कह सकते हैं कि हम जो डिपॉजिट करते हैं, दैट मीन्स डंप करते हैं, वो क्या होता है, डिग्रेड होता जाता है और फिर मिलता चले जाता है। उसी प्रकार से बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो डिग्रेड होते जाते हैं, उनमें वेदरिंग होती जाती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते चले जाते हैं। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत बेसिक हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। और विंड, मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, वायु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन होता है क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट कैसा होता है, अलग होता है। हर जगह जो विंड होती है वो डिफरेंट स्पीड से बहती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स हर जगह का कैसा होता है, अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो केमिकल प्रोसेस होती हैं वो, तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है उसको जनरेट करती है। अब हमारे यहाँ किन किन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो हम इसमें अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम आपकी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, या इसके आगे का पोर्शन भी छूटा है तो भी आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं।